Hello champs, today we are going to discuss the topic of market reforms and it is chapter 10 of microeconomic series. Okay, and इससे लास्ट वीडियो में सप्लाई का टॉपिक एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अच्छे से डिस्कस किया. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट फॉर्म्स, बट उससे पहले हमें समझना है कि मार्केट होता क्या है. व्हाट इज़ मार्केट? सो मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. यानी कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक दूसरे से मिलते हैं. ठीक है, क्या करने के लिए मिलते हैं? टू इफेक्ट द परचेज एंड सेल ऑफ द कमोडिटी. यहाँ पे या तो उनको परचेज करना है कमोडिटी को या तो सेल करना है. ठीक है, तो जब वो जिस पॉइंट में मिलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, उसी को हम कहते हैं मार्केट. उस रीजन को हम कहते हैं मार्केट. ओके, तो असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है मार्केट के? पहला है एरिया, बिकॉज मार्केट इज़ अ एरिया. एक रीजन है जहाँ पे मिलेंगे वो लोग. ठीक है, दो लोग हैं, बायर्स हैं और सेलर्स हैं. थर्ड इज़ कमोडिटी, कि कुछ एक्सचेंज हो रहा है. एंड किसका एक्सचेंज हो रहा है? कमोडिटी का एक्सचेंज हो रहा है. और कंपटीशन है, यानी कि सेलर्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स है. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड सेकंड इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. देयर आर थ्री components ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन: मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली. So we will discuss all these market forms in detail. First is perfect competition. What is perfect competition? देखिए यहाँ पे इसके नाम से ही कुछ समझ आ रहा है हमें. परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, यानी लेट सपोज पहले इसकी एग्जाम डेफिनेशन समझते हैं. परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट. देखिए जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है उसको ध्यान से देखिए. परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? रेफर करता है मार्केट सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं. ठीक है, कोई एक बायर नहीं है, कोई एक सेलर नहीं है. वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. ठीक है, जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहे हैं. होमोजीनियस का मतलब जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, जो सेम टू सेम प्रोडक्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं. यानी कोई उसमें भेदभाव नहीं कर सकता कि प्रोडक्ट की अलग है या अलग है. तो सारे के सारे सेलर जो है एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है, और प्राइस जो है फिक्स कर रही है मार्केट, यानी जहाँ पे जिस मार्केट में वो बेच रहे हैं प्रोडक्ट को, वो मार्केट प्राइस फिक्स कर रही है, ना कि एक सिंगल सेलर या एक सिंगल बायर. ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमें क्या क्लियर होगा कि परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट. ओके, द प्राइस इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय अ पर्टिकुलर फर्म. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कोई एक पर्टिकुलर फर्म जो है प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर रही, बट बाय द इंडस्ट्री या मार्केट एक ही चीज़ है, तो वो डिटरमाइन कर रही है प्राइस को. इन रियलिटी परफेक्ट कॉम्पिटिशन हैज़ नेवर एग्जिस्टेड. रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करता. लेकिन इसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल लें अगर हम, तो वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स. लाइक वीट की मार्केट है या राइस की मार्केट है. देखिए वीट और राइस की मार्केट में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एक तरीके का होमोजीनियस प्रोडक्ट है. हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसलिए यहाँ पे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल की बात की गई है. ओके, सो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या है कि जब इस तरीके के प्रोडक्ट बेच जा रहे हैं जो होमोजीनियस आइडेंटिकल है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है वहाँ पे. और जो फर्म है ना, वो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर रही. प्राइस जो है डिटरमाइन कर रही है इंडस्ट्री या मार्केट. ओके, सो कुछ फीचर्स हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के, उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट इज़ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. सो द नंबर ऑफ सेलर्स इज़ so large that the share of each seller is insignificant in the total supply. देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स इतने ज़्यादा हैं कि जो शेयर है हर सेलर का वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका. यानी कि जब वो कलेक्टिवली कर रहे हैं तभी कुछ इम्पोर्टेंस है उनका या कोई इफेक्ट है मार्केट में, बट एक सिंगल सेलर या सिंगल बायर का कोई इफेक्ट नहीं है टू द टोटल सप्लाई. ओके, तो हैंस एन इंडिविजुअल सेलर, एक इंडिविजुअल सेलर होगा ना, वो कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. सिमिलर केस फॉर बायर, एक सिंगल बायर भी मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं. पहला फीचर तो ये है. दूसरा फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट. जैसे कि हमने डिस्कस किया, होमोजीनियस यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट सोल्ड इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज़ लाइक शेप, साइज, क्वालिटी, कलर एट्सेट्रा. यानी आइडेंटिकल सेम टू सेम प्रोडक्ट है. सो द प्रोडक्ट्स कैन बी रेडिली सब्सटीट्यूटेड मतलब एक दूसरे के बदले यूज़ कर सकते हैं फॉर ईच अदर. देयरफॉर
द बायर्स आर विलिंग टू पे ओनली द सेम प्राइस, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है तो बायर को तो सेम ही प्राइस पे करने का मन करेगा ना, वो एक्स्ट्रा प्राइस क्यों पे करेगा। फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द फर्म्स इन दैट इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स हैं वो सेम टू सेम प्रोडक्ट बेच रही हैं और बायर्स को सेम टू सेम प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन कोई बायर किसी प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो प्राइस फिक्स है मार्केट का वो ही पे करने के लिए तैयार है वो। ओके, सो होमोजीनियस प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया। थर्ड इज़ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं उनकी एंट्री और एग्जिट जो है फ्री है, फ्रीडम है उनको, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एवरी सेलर हैज़ द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री, वो एंटर भी कर सकता है, एग्जिट भी कर सकता है। देयर आर नो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बैरियर्स, कोई आर्टिफिशियल बैरियर लाइक पेटेंट, कैपिटल का रिस्ट्रिक्शन और लाइसेंस का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और नेचुरल बैरियर आपको जैसे पता ही है कि नेचुरल बैरियर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरल बैरियर जैसे कि लैंड बाउंड्री है, कुछ रिवर है, मतलब इससे किसी नेचुरल बैरियर, तो कोई बैरियर नहीं है ऑफ न्यू फॉर्म्स एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग द फॉर्म, यानी कि वो ना एंट्री का कोई रिस्ट्रिक्शन है ना एग्जिट का कोई रिस्ट्रिक्शन है न्यू फॉर्म्स के लिए। तो ये इंश्योर करता है एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट। ऐसा क्यों, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं हो सकता, एंड एबनॉर्मल लॉसेस भी नहीं हो सकते इन द लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, एब्सेंस है एबनॉर्मल प्रॉफिट का, एबनॉर्मल लॉसेस का लॉन्ग रन में। देखिए व्हेन द एग्जिस्टिंग फर्म जो है ना, जो एग्जिस्टिंग जो वहाँ पे अभी भी सामान बेच रही है वो अर्न कर रही है एबनॉर्मल प्रॉफिट। अगर अर्न कर रही है एबनॉर्मल प्रॉफिट, मान लीजिए कोई एक एग्जिस्टिंग मार्केट है और वहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल मतलब का कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ज़्यादा मुनाफा अर्न कर रही है, ठीक है, एक्चुअल से ज़्यादा मुनाफा, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एक फर्म है एग्जिस्टिंग है, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, नई फर्म्स एंटर करने लगी मार्केट में, देख के कि यार यहाँ पे तो प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, हमें भी एंटर करना चाहिए। तो अट्रैक्ट हुए बंदे सेल करने के लिए और प्रोड्यूसर्स आए, ठीक है। तो बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा था, एंटर करते हैं इंडस्ट्री में, तो इससे क्या होगा, रेस करेगा मार्केट सप्लाई। जैसे इससे क्या होगा, जैसे अभी तक तो थोड़े सेलर्स थे, लेकिन अब क्या है, ज़्यादा सेलर्स आ रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था। तो उसको देख के क्या हुआ, और बंदे आ गए, और बंदे आने की वजह से मार्केट सप्लाई बढ़ गई, विच इन टर्न लीड्स टू फॉल इन मार्केट प्राइस। जिससे क्या हुआ, जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस धीरे धीरे कम होने लग गया, क्योंकि क्या होता है ना, जब सप्लाई उसकी बढ़ी तो एक्चुअली में जो डिमांड थी ना उस प्रोडक्ट की, सप्लाई की वजह से वो कम हो गई। एक्चुअल में सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, तो प्राइस ना नीचे गिरने लग गया, क्योंकि डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो डिमांड जो है, प्राइस, मार्केट प्राइस कम होने लग गया, और कॉन्सिक्वेंशली जो प्रॉफिट है ना वो भी डिक्लाइन करने लग गए। जो अभी तक नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग गए। तो एंट्री जब तक कंटिन्यू रहेगी टिल द फर्म इज़ अर्निंग जस्ट द नॉर्मल प्रॉफिट। ये कब तक रहेगा, नई फर्म्स कब तक आती रहेंगी, जब तक नॉर्मल प्रॉफिट पे वापस फर्म शिफ्ट नहीं हो जाती। जब स्टार्टिंग में अब नॉर्मल प्रॉफिट था, लेकिन धीरे धीरे नई फर्म्स आई, ज्वाइन करती गई, सेल्स बढ़ती गई, ठीक है, और प्राइस कम होता गया, प्रॉफिट कम होता गया, और जब तक कम होता रहा और जब तक नई फर्म्स एंटर करती रही, जब तक नॉर्मल प्रॉफिट पे वापस फर्म शिफ्ट नहीं हो गई। इसीलिए इसमें लिखा है कि लॉन्ग रन में ना तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा और ना एबनॉर्मल लॉस होगा। अगर सेम केस यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हो रहा होता किसी फर्म को, तो क्या होती, फर्म्स धीरे धीरे निकलती रहती, सेल्स कम होती रहती, जैसे सेल्स कम होती प्राइस बढ़ता, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे फर्म शिफ्ट हो जाती। इसलिए लॉन्ग रन में ना एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा ना एबनॉर्मल लॉस होगा। ओके, तो हमने फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट को समझ लिया। फोर्थ है परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट की भी और प्रोडक्ट्स की भी जो सेल किए जा रहे हैं। बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इट्स इम्प्लीकेशन इज़ दैट नो फर्म इज़ इन अ पोजिशन टू चार्ज अ डिफरेंट प्राइस, यानी कि जब मार्केट प्राइस सबको पता है बायर्स को, तो कोई भी बायर जो है एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज नहीं देने के लिए तैयार नहीं है, और कोई फर्म चार्ज भी नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है और लोगों को परफेक्ट नॉलेज है। एंड नो बायर विल पे अ हायर प्राइस, कोई बायर हायर प्राइस भी पे करने के लिए तैयार नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करेगा मार्केट में। यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करेगा मतलब यानी कि सेम टू सेम प्राइस जो चल रहा है वही प्रिवेल करेगा, कोई सेलर किसी से ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज है बायर्स को। ओके, सो फिफ्थ है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड,
जैसे फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी परफेक्ट मोबिलिटी है, यानी कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ईजिली मूव कर सकते हैं। और परफेक्टली मोबाइल यानी कि ईजिली अवेलेबिलिटी है, लेबर की भी अवेलेबिलिटी है, कैपिटल की भी अवेलेबिलिटी है, लैंड की भी और एंटरप्रेन्योरशिप की। तो ये कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इनकी परफेक्टली मोबाइल है, मोबिलिटी यानी मूव कर सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट, या कि हमें अगर यूनिफॉर्म प्राइस रखना है मार्केट में, इंश्योर करना है, तो एज्यूम करके चलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो है। बिकॉज अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगी किसी प्रोडक्ट की एक जगह से दूसरी जगह जाने में, अगर एक दूसरे से दूसरी जगह गए तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी और प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा, वो या तो इंक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ होगा। बट हमें यूनिफॉर्म प्राइस लेके चलना है मार्केट में, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एज्यूम करके चलते हैं कि ज़ीरो है। ठीक है। और सेवन्थ है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? देखिए, सेलिंग कॉस्ट जब हम बेचना चाहते हैं ना कोई प्रोडक्ट को, उस टाइम पे जो हम चीज़ों में पैसा लगाते हैं ना, तो वो होती है सेलिंग कॉस्ट। देखिए, सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जैसे हम कोई प्रोडक्ट बेचना है, उसके लिए हमने एडवर्टाइज़ करा है, उसमें जो हमारे पैसे लगे, फिर हम उसको चार्ज करेंगे प्रोडक्ट के अंदर। बट यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट है ही नहीं, एडवर्टीजमेंट है ही नहीं प्रोडक्ट की। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर नो सेलिंग कॉस्ट बिकॉज प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, प्रोडक्ट सेम टू सेम है इन नेचर एंड देयर इज नो परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है ना, तो परफेक्ट नॉलेज है बायर्स और सेलर्स के बीच में। ओके, सो कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं है। तो हमने 7 फीचर्स पढ़े। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए, फर्म इज़ अ प्राइस चेकर, ये हमने पढ़ा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फर्म जो है प्राइस चेकर है, यानी एक सिंगल इंडिविजुअल फर्म, ठीक है, वो प्राइस चेकर है। इट मीन्स दैट एन इंडिविजुअल फर्म हैज़ नो ऑप्शन बट टू सेल एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडस्ट्री ने प्राइस को डिटरमाइन करा है उसी प्राइस पे फर्म को सेल करना पड़ेगा। बिकॉज एन इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑन इट्स ओन, यानी कि ऑन इट्स ओन, खुद के बलबूते पे कोई भी फर्म प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकती, चेंज इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। एज इट शेयर इन टोटल सप्लाई इज़ वेरी नेग्लिजिबल, यानी बहुत छोटा है, माइन्यूट है, इसीलिए वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। ओके, सो इसीलिए फर्म जो है प्राइस टेकर है और इंडस्ट्री इज़ द प्राइस मेकर। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा प्राइस है वाई एक्सिस पे और ये हमारी डिमांड और सप्लाई है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। देखिए, ये मार्केट की कंडीशन है, मार्केट फोर्सेस ने क्या किया, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस जो है हमारा डिटरमाइन हो गया। तो यहाँ पे प्राइस जो है किसी सिंगल फर्म ने डिटरमाइन नहीं किया, ये डिटरमाइन किया है मार्केट फोर्सेस ने, मार्केट ने डिटरमाइन करा है प्राइस को, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है मैच कर रही है। तो यही प्राइस देखिए, ये प्राइस को हम लेके चले जाएंगे, ये प्राइस हमारा हो गया, इसको हम आगे लेते लेते जाएंगे। तो ये इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व है, इंडिविजुअल फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई हमारा है वाई एक्सिस पे और यहाँ पे है डिमांड, ये प्राइस का फंक्शन हो गया, जो प्राइस लाइन हो गई हमारी, ये प्राइस लाइन, क्योंकि ये फर्म ने डिटरमाइन नहीं करा, ये इंडस्ट्री ने, ये मतलब मार्केट ने डिटरमाइन करा है। तो ये डिटरमाइन करा प्राइस, इसी को हम आगे ले जाएंगे, तो ये हमारा इंडिविजुअल फर्म के लिए प्राइस हो गया। और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू सेम है, बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि जब प्राइस सेम होता है, यानी प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता डिमांड के चेंज होने से, क्वांटिटी आगे हो या पीछे हो, जब उससे प्राइस चेंज नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या होता है, रेवेन्यू वाले चैप्टर में, अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार जाके प्लीज़ रेवेन्यू वाला टॉपिक दोबारा देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्राइस के देखते चलेंगे तो एवरेज रेवेन्यू जो है मार्जिन रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा। एवरेज रेवेन्यू प्राइस के भी इक्वल है। ठीक है, ये मैंने अच्छे से डिस्कस किया रेवेन्यू के टॉपिक में। ओके, सो हमें यहाँ पे पता चल गया कि फर्म जो है वो प्राइस टेक कर रहा है, ये प्राइस खुद का प्राइस नहीं, ये इस इंडस्ट्री ने यहाँ मतलब मार्केट ने यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करा और यही प्राइस लेके फर्म का डिमांड कब बन गया, डिमांड सप्लाई कब। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि एक फर्म कैसे प्राइस टेकर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, अ फर्म इज़ अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज़ अ प्राइस मेकर, यानी प्राइस को बनाती है इंडस्ट्री, इसको मार्केट भी कह सकते हैं, मार्केट इज़ अ प्राइस मेकर। ठीक है, प्राइस इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड, ठीक है, और इंटरसेक्ट मार्केट सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व सब इंटरसेक्ट मार्केट सप्लाई कर्व। ओके, सो वी हैव लर्नड अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेरी क्लियरली। ओके, नाउ वी विल डिस्कस मोनोपोली। व्हाट इज़ मोनोपोली? ये आता है अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमने पढ़ लिया कि परफेक्ट में क्या होता है, एक्चुअली में कॉम्पिटिशन है, एक्चुअली में होमोजेनियस प्रोडक्ट बन रहे हैं, बायर्स और सेलर्स को नॉलेज है। ठीक है, बट मोनोपोली उसका अपोजिट है। मोनोपोली में क्या, एक सिंगल सेलर है,
मोनोपोली एक बंदा बेच रहा है खाली, खरीदने वाले बहुत सारे बट बेचने वाले एक ही है। मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज सिंगल सेलर, एक सिंगल सेलर है किसी एक प्रोडक्ट का, विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई और वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, रेलवेज़। जब लेट सपोज रेलवे की जो सर्विसेज हैं वो और कोई ट्रेन तो प्रोवाइड नहीं कर रही ना, जो रेलवे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जो रेलवे प्रोवाइड कर रही है, तो रेलवे की मोनोपोली है, ठीक है, रेलवे की मोनोपोली है, रेलवेज ऑफ इंडियन रेलवेज़ की, ठीक है, रेलवे सर्विस में इंडियन रेलवेज़ की मोनोपोली है, तो कह सकते हैं क्योंकि वो ही प्रोडक्ट को बेच रही है और कोई नहीं बेच रहा, ठीक है ना। ओके, सो कुछ फीचर्स हैं मोनोपोली के। मोनोपोली के कुछ फीचर्स क्या हैं देखते हैं। पहला है सिंगल सेलर, ये तो हमने पढ़ा ही कि सिंगल सेलर है। अंडर मोनोपोली देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट, द मोनोपोली फर्म एंड द इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग एंड मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, अंडर मोनोपोली देयर इज़ अ सिंगल सेलर, एक सिंगल सेलर है जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, और मोनोपोली और इंडस्ट्री जो है आर वन एंड। मोनोपोली और इंडस्ट्री सेम क्यों है, क्योंकि एक ही सेलर है, और एक ही सेलर है तो हम उसको इंडस्ट्री कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो बेच रहा है वो एक ही पर्सन है, एक ही मतलब एक ही सेलर है, एक ही इंडस्ट्री है, इसलिए हम उसको सेम कंसीडर कर रहे हैं, सेम थिंग है। और मोनोपोलिस्ट जो है ना, मोनोपोलिस्ट कौन होता है, जो सामान बेच रहा है उसको मोनोपोलिस्ट कहते हैं, सिंगल सेलर, तो उसको फुल कंट्रोल है ओवर द सप्लाई, क्योंकि वो ही बेच रहा है, उसके अलावा और कोई बेच रहा है तो सप्लाई के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है, एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और प्राइस को भी वो ही डिटरमाइन कर रहा है, यानी सप्लाई भी वो डिटरमाइन कर रहा है, प्राइस भी वो डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, उसका फुल कंट्रोल है इन दोनों चीज़ों पे, उसको मोनोपोलिस्ट कहते हैं, और वो फर्म भी है, वो इंडस्ट्री भी है। ओके, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लार्ज नंबर हो सकते हैं ऑफ मोनोपोली प्रोडक्ट, एंड नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट, बिकॉज मार्केट का प्राइस कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, मोनोपोलिस्ट जो सेलर है वो कर रहा है, कोई बायर सिंगल बायर इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। देखिए बायर कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएगा, बायर जब भी इन्फ्लुएंस कर पाएगा ना प्राइस को, या कम या ज़्यादा करवा पाएगा कि भाई मेरे को कम में दे, भाई मेरे को ज़्यादा में दे, जब वही प्रोडक्ट उसको कहीं और में मिल रहा होगा कि बोल सके कि हाँ मुझे यहाँ मिल रहा है तो आप भी प्लीज़ कम में दीजिए मुझे। ऐसा है नहीं, क्योंकि एक ही बंदा बेच रहा है, तो इस वजह से जैसे कि रेलवे में जाना है हमें, तो रेलवे की जो टिकट है हमें वो देनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसमें हम कम ज़्यादा नहीं करवा सकते। तो वही चीज़ है कि जो मोनोपोलिस्ट है ना वो अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर सकता है, और बायर उसको डिटरमाइन और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सेकंड है नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी कि जो प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट बेच रहा है उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि वो ही बेच रहा है और कोई बेच ही नहीं रहा मार्केट में। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मोनोपोलिस्ट हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी उसके अलावा वैसा प्रोडक्ट कोई नहीं बना रहा। सो द मोनोपोली फर्म हैज़ नो फियर ऑफ कॉम्पिटिशन, कोई कॉम्पिटिशन की फीलिंग नहीं है, ठीक है, और न्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए मतलब न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी उसको कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि जो चीज़ बना रहा है वही बना रहा है। देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रेलवेज इन इंडिया, ठीक है ना, ये एग्जांपल हो गया। थर्ड है रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट। रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं एंट्री एंड एग्जिट पे वो समझते हैं। देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, कोई फर्म एंटर करेगी उसके लिए स्ट्रॉन्ग बैरियर है, और एग्जिट करने के लिए भी बैरियर है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, मोनोपोली फर्म जो है ना वो अर्न करेगी एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, और अगर लॉस करेगी तो भी एबनॉर्मल लॉस करेगी लॉन्ग रन में। दीज बैरियर्स may be due to legal restrictions like licensing or patent right, or due to restrictions created by the firm in the form of cartel। देखिए इसका क्या मतलब है, क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बैरियर, क्यों बैरियर है यहाँ पे, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, लाइक लाइसेंसिंग है या पेटेंट का राइट है, ठीक है, या रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है फर्म नहीं, क्योंकि सिंगल मोनोपोलिस्ट है। अगर वो नहीं चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट कोई और बेचे या मैं अपना प्रोडक्ट का कोई और किसी को शेयर करूं, तो कैसे कोई कर लेगा, बना लेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए पेटेंट का राइट है, लाइसेंसिंग का राइट है, ठीक है, लाइसेंस उसको ही अलाउड है बेचना, उसको ही वो प्रोडक्ट बेचना अलाउड है, तो वही बेच पाएगा। इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट हो रहा है, यानी कोई और फर्म एंटर नहीं कर पा रही मार्केट में, बिकॉज अगर लाइसेंस की ज़रूरत है तो सिर्फ लाइसेंस उस प्रोडक्ट उस प्रोड्यूसर के पास है, उस सेलर के पास है, ठीक है ना। सो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है फर्म, और इन द फॉर्म ऑफ कार्टल भी हो सकता है। कार्टल जैसे कि एक कार्टल का मीनिंग क्या होता है, जब एक या दो बंदे मिलके कार्टल बना लेते हैं, कार्टल एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो प्राइस को एक फिक्स कर देते हैं कि भैया ना मैं इससे कम में बेचूंगा ना तू इससे कम में बेचियो, तो एक कार्टल बना के भी वो इस तरीके से कर सकते हैं, एंट्री और एग्जिट का बैरियर लगा सकते हैं, ठीक है ना।
तो नई फर्म्स के लिए एंटर करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है फर्म्स जो है अर्न करेंगी एबनॉर्मल प्रॉफिट। देखिए एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न करेंगी, क्योंकि एक बंदा सेल कर रहा है, प्राइस वही डिटरमाइन कर रहा है, तो वो ज़्यादा का भी कर सकता है, कम का भी कर सकता है, तो उसके ऊपर है। ठीक है, तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट यानी एक मैक्सिमम मोर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। किस तरीके से प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन, यानी प्राइस जो है किसी से ज़्यादा चार्ज कर सकता है, किसी से कम चार्ज कर सकता है। अ मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर हिज प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर्स एट द सेम टाइम। इट इज़ नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखिए कहाँ होता है, यानी कि एक जो सेलर है ना वो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव कर रहा है, डिफरेंट प्राइस चार्ज करके। कैसे कर रहा है, देखिए जब आप इंडियन रेलवे में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट कोचेज़ होते हैं, जाना उसी पटरी पे उसी पाथ पे जाती है ट्रेन, सेम ट्रेन होती है, बट डिफरेंट प्राइस कैसे चार्ज होते हैं। देखिए एक होता है जनरल कोच, एक होता है स्लीपर कोच, ठीक है, एक होता है एसी कोच। जब आप जर्नल और स्लीपर की जो प्राइसेस होंगे ना वो देखेंगे ना, ठीक है, इसी के अंदर आप देख लीजिए, इसी के अंदर होते हैं सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, और लेडीज़, मान लीजिए लेडीज़ हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो जर्नल होगा ना और जो स्लीपर होगा उसके प्राइसेस बहुत कम होंगे एज़ कम्पेयर टू द एसी कोच। मैं मान रहा हूँ कि एसी कोच में ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, बट प्राइस डिफरेंस देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्राइस में। क्या ये है डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिस्क्रिमिनेशन देखिए, सीनियर सिटीजन्स की प्राइस जो होगा ना चार्ज किया जाएगा, और उनको जो सीट एलोकेशन का जो चीज़ होगी वो, और नॉर्मल एक जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है उसमें जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है एक तरीके का, कि इन प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, एसी वाले कोच और स्लीपर वाले कोच में जिस तरीके से प्राइस को चार्ज किया जा रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, और सीनियर सिटीजन्स और नॉर्मल पर्सन, और जैसे कोई किसी पर्सन स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए जो दिया जाए, देखिए क्या एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो यहीं पे ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि जहाँ पे मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, किसी से ज़्यादा चार्ज कर सकता है, किसी से कम चार्ज कर सकता है। ठीक है, और ये प्राइस मेकर है। जैसे मैंने बोला मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो प्राइस बनाती है, यानी प्राइस को डिटरमाइन करती है, तो इसको प्राइस मेकर भी कह सकते हैं। इन केस ऑफ मोनोपोली, फर्म और इंडस्ट्री यानी सेम चीज़ है, आर वन एंड द सेम थिंग। सो फर्म हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री आउटपुट, यानी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है उसके ऊपर फुल कंट्रोल है फर्म का। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जब फुल कंट्रोल है तो मोनोपोलिस्ट जो है प्राइस जो है मेकर है, प्राइस बना रहा है, यानी प्राइस को वही डिटरमाइन कर रहा है और फिक्स कर रहा है अपने बेसिस ऑन इट्स ओन प्राइस। इट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। तो मार्केट प्राइस को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, कम सप्लाई करेगा तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, बिकॉज जब ये शॉर्टेज होगी तो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो उस टाइम पे प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो सप्लाई के थ्रू प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है ना, इसका ग्राफ समझ लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक फेस जो है ना वो स्लोपिंग डिमांड कर्व कम, देखिए स्लोप जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो जैसे एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यही डिमांड कर्व मानते हैं इसका। तो ये है देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्राइस और रेवेन्यू, और यहाँ पे लिया है आउटपुट। ऐसा क्यों लिया है हमने, देखिए जो मोनोपोलिस्ट होगा ना वो अगर उसको अपनी सेल्स को बढ़ाना है, अगर वो सेल्स को बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिए पहले प्राइस यहाँ पे था तो ये इतना क्वांटिटी सेल कर रहा था OQ, अब उसको और ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना है तो वो क्या करेगा, प्राइस को देखिए नीचे कम कर दिया प्राइस को, उससे क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए उसको प्राइस को कम करना पड़ रहा है। तो यही होता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ना, कि सप्लाई बढ़ानी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा है। अब मोनोपोली फर्म इज़ लाइक एन इंडस्ट्री एज द सिंगल सेलर कंस्टिट्यूट द एंटायर मार्केट, यानी कि एक सिंगल सेलर ही मार्केट को कंस्टिट्यूट कर रहा है फॉर द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। सो मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल फ्रीडम एंड पावर टू फिक्स द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके पास फुल फ्रीडम है प्राइस को डिटरमाइन करने की। हाउएवर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जो डिमांड है प्रोडक्ट की, इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ मोनोपोली फर्म। क्यों नहीं कंट्रोल में, बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट टू बी सोल्ड, यानी जो बेचना है वो आउटपुट सोल्ड करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए मोनोपोलिस्ट विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस, उसको प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा तभी वो आउटपुट को ज़्यादा सोल्ड कर पाएगा। इसीलिए जो है
डिमांड जो है ना प्रोडक्ट की, वो उसके हाथ में नहीं है, प्राइस उसके हाथ में है। यानी प्राइस को कम ज़्यादा कर सकता है, बट डिमांड उसके हाथ में नहीं है कि कितनी डिमांड होगी। तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा, मतलब जो आउटपुट है उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो क्या करेगा, प्राइस को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस द प्राइस। देयरफॉर मोनोपोली फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व जो होगा ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा मोनोपोली का, ठीक है, ओके। तो देखिए मोनोपोलिस्ट फर्म का जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, बिकॉज इसके हाथ में प्राइस है, खाली आउटपुट नहीं है, डिमांड नहीं है, प्राइस है इसके हाथ में और आउटपुट है, बट इसके हाथ में डिमांड नहीं। अगर उसको आउटपुट इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ कैसे करेगा, यानी बेचना ज़्यादा है तो ज़्यादा बेच कैसे पाएगा, जब डिमांड होगी ना उसकी, तो वो उसके हाथ में नहीं है, तो उसके करने के लिए उसको प्राइस कम करना पड़ेगा। इस वजह से, और हमें पता ही है कि डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, इस AR कर्व, डिमांड कर्व, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कर्व भी इसी को मानेंगे और डिमांड कर्व भी इसी को मानेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल फर्म की बात हो रही है, ओके। देखिए एक चीज़ और, मार्जिनल रेवेन्यू जो है एवरेज रेवेन्यू से छोटा होगा। हमने एक रेवेन्यू वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो एवरेज रेवेन्यू जो हो रहा है ना वो भी कम होगा, क्योंकि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है। बट एक चीज़ और थी कि एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस अगर कम हो रहा है तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा ना वो ज़्यादा स्पीड से कम होता है, ठीक है। अगर एवरेज रेवेन्यू और प्राइस अगर मान ली इतने से कम हो रहा है ना, तो मार्जिनल रेवेन्यू ना ज़्यादा से कम होगा, ठीक है। इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा ना वो एवरेज रेवेन्यू से छोटा होगा। ये चीज़ हमने रेवेन्यू वाले टॉपिक में पढ़ी थी, और यही वाली चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी कि क्यों मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए अगर ये एवरेज रेवेन्यू ऐसा है ना, तो मार्जिनल रेवेन्यू को मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से जाएगा, इसके बीचों बीच ये जो पोर्शन है इसके बीच से कट करेगा इंटरसेक्ट, और MR कर्व ये होगा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा AR कर्व है, AR कर्व, और ये जो लाइन है ना, ये देखिए ये इसके बीचों बीच मान लीजिए यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए हमारा MR कर्व जाएगा, ठीक है। तो जैसे कभी बनाने का मन हो, और रेवेन्यू कर्व में हमने सीखा है किस तरीके से बनाते हैं, अगर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाना हो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, ओके। तो हमने सीख लिया कि किस तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अगर हमें कभी शो भी करना हुआ तो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व AR कर्व से छोटा है, मैंने अभी बताया किस तरीके से छोटा है। अब मोनोपोली फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, जैसे हमने देखा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस को रिड्यूस करेंगे जब भी प्राइस आउटपुट ज़्यादा सोल्ड कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, यानी कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हर एडिशनल यूनिट को बेच के, यानी कि उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं एडिशनल यूनिट को, ठीक है, इस लेस देन द प्राइस यानी AR से कम है ऑफ द प्रोडक्ट, या इस वजह से देयरफॉर MR इज़ लेस देन AR, ओके। तो हमने मोनोपोली भी समझ लिया अच्छे से, उसकी हर एक चीज़ को समझ लिया, हर एक की पॉइंट को समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक फर्म, ठीक है। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक फर्म में डिफरेंस क्या है, देखिए। मोनोपोली होता है एक सिंगल सेलर, ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक होता है एक से ज़्यादा सेलर, दो से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। हम इसको ये भी कहते हैं फ्यू सेलर्स, ठीक है, फ्यू सेलर्स भी कहते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स विच सेल क्लोज रिलेटेड बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। देखिए इसका क्या मीनिंग है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, वो मार्केट सिचुएशन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, यानी फर्म्स एक नहीं है, एक बंदा नहीं बेच रहा, बहुत सारी फर्म्स बेच रही हैं, सेल कर रही हैं, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट है, रिलेशन जो है प्रोडक्ट्स का वो रिलेशन बहुत क्लोज है, बहुत आपस में मेल एक जैसे दिखते हैं, बट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम प्रोडक्ट को। ऐसा नहीं है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यार ये प्रोडक्ट सेम टू सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के मिलते जुलते हैं बट सेम नहीं है, डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल है। देखिए तो कौन कौन से, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोप जो होता है, साबुन, टूथपेस्ट, AC, सोप की कौन कौन सी, जैसे कि लक्स है और डव है, डेटॉल है, और डिफरेंट जितने भी सोप्स हैं हमें पता है। तो क्या उनका फंक्शन सेम है, उनको हम बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनका पर्पस क्या है, उनका सब कुछ सेम है, खाली डिफरेंशिएट कैसे, ब्रांडिंग की वजह से डिफरेंशिएटेड है, उनकी स्मेल की वजह से वो डिफरेंशिएटेड है, साइज़ की वजह से, पैकेजिंग की वजह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेम केस विद टूथपेस्ट, कोलगेट और पेप्सोडेंट, डिफरेंट टूथपेस्ट हैं, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है, सेम है, बट उनकी पैकेजिंग, उनका साइज़
उनका वेट डिफर करता है, यानी डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट है ना वो क्लोजली रिलेटेड है, यानी उसका पर्पस जो है सेम है। एसी का पर्पस क्या है? कूलिंग करना। अब एसी कितनी कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं? गोदरेज बनाती है, एलजी बनाती है, डिफरेंट जितने भी कंपनी है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट जो है क्लोज रिलेटेड है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसके फीचर्स देखते हैं क्या क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि सेलर है ना वो लार्ज नंबर है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड का मतलब हमने समझा, बट नॉट होमोजीनियस। सेम टू सेम प्रोडक्ट नहीं है। होमोजीनियस का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। नॉट होमोजीनियस, ठीक है। ईच फर्म हैज़ इंडिपेंडेंटली हैज़ लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट, ठीक है। हर फर्म का एक लिमिटेड शेयर है मार्केट में। ऐसा नहीं कि एक फर्म ने पूरी मार्केट कैप्चर कर रखी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हर फर्म का लिमिटेड शेयर है मार्केट में। तो एक इंडिविजुअल फर्म लिमिटेड कंट्रोल रखती है मार्केट में, ठीक है, उसके मार्केट प्राइस पे। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स लीड टू कंपटीशन द मार्केट। हाँ, एक्चुअली में ऐसा है कि फर्म्स में अगर लार्ज नंबर है, मतलब ज़्यादा फर्म्स हैं, तो मार्केट में कंपटीशन रहेगा। जैसे कि टूथपेस्ट में कंपटीशन रहता है, कभी प्राइस के डिफरेंस रहता है, एसी में कंपटीशन है, एंड सोप में कंपटीशन है, डिफरेंट चीज़ों में तो कंपटीशन रहता है। प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है अलग अलग कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ईच फर्म इज़ इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज सम डिग्री ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली तो है एक थोड़ी डिग्री तक, एक लिमिटेड डिग्री तक मोनोपोली। क्योंकि लेट सपोज टूथपेस्ट जो है, कोलगेट की कंपनी बना रही है, तो उसके जो प्रोडक्ट होंगे, वो जो उनके बायर्स होंगे, वो वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो एक तरीके से वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उनकी एक मोनोपोली हो गई है। तो इस एक लिमिटेड डिग्री है, इन स्पाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। थ्रू प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन रेफर्स टू डिफ्रेंशिएटिंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड। जैसे मैंने बताया, ब्रांड, साइज़, कलर, शेप एट्सेट्रा। लेट सपोज आप फ़ोन का एग्जांपल ले लीजिए। आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, सैमसंग का यूज़ करते हैं, लेकिन आप एप्पल का ही फ़ोन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आपको वो ब्रांड अच्छा लगता है, आपको उसका साइज़ अच्छा लग सकता है, कलर अच्छा लग सकता है, और प्रोडक्ट फंक्शन देखो दोनों का सेम है। बात करनी है, कॉलिंग है, ठीक है, और सोशल मीडिया साइट्स को यूज़ करना, बट उसकी ब्रांडिंग डिफरेंट है। इस वजह से हम फ़ोन प्रेफर कर रहे हैं। हम टूथपेस्ट को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हम एसी को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, उसकी रेटिंग अच्छी है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल है। द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म इज क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। थर्ड है सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट है कि नहीं देखते हैं। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन products are differentiated and these differences are made known to buyer through selling cost. सेलिंग कॉस्ट जैसे कि एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट। देखिए, आपने कई टीवी में ऐड देखी होगी किसी चीज़ों की, जैसे कि एसी की ऐड देख ली आपने, टूथपेस्ट की ऐड देख ली, सोप की ऐड देख ली। ये क्या है? ये सेलिंग कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रही है कंपनी ताकि बायर्स को लुभाए, बायर्स को एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वही सेलिंग कॉस्ट होती है। तो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे यहाँ पे है क्योंकि ये बायर्स को चाहते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे लिखा है बायर्स टू सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स की प्रोडक्ट प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इन सब में जो सेलिंग कॉस्ट है वो खर्च हो रही है। सच कॉस्ट आर इनकर्ड टू परसुएट, यानी परसुएट कर रहे हैं बायर को, ठीक है। एक बायर को परसुएट कर रहे हैं कि वो खरीदे हमारा प्रोडक्ट, टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट इन प्रेफरेंस टू कॉम्पिटिटर्स ब्रांड। यानी कि अपने कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड को ना खरीदे, हमारा प्रोडक्ट खरीदें, उसके लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। फोर्थ है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फर्म्स आर फ्री टू एंटर इनटू द और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट एट एनी टाइम दे विश। यानी कि वो एंटर भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट की। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स मीन्स दैट देयर आर नो बैरियर, कोई बैरियर नहीं है बिफोर द फर्म फॉर एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री एंड लीविंग द इंडस्ट्री। न्यू फर्म्स कैन एंटर व्हेन दे फाइंड दैट द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। देखिए, जब एबनॉर्मल प्रॉफिट कोई फर्म अर्न करने लगेगी तो न्यू फर्म्स अट्रैक्ट होंगी। ऑब्वियस सी बात है, वो भी चाहेंगे कि हम प्रॉफिट अर्न करें, और जैसे जैसे वो एंटर करना चालू करेंगे मार्केट में, धीरे धीरे सेलर जो सेल्स है, यानी कि जो वो सप्लाई है वो बढ़ने लगेगी। जैसे सप्लाई बढ़ेगी धीरे धीरे प्राइस कम होने लगेगा, ठीक है। प्राइस कम होने लगेगा, वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं लॉन्ग रन में यहाँ पे भी। विद देयर एंट्री आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री इंक्रीजेस
विच लीड टू फॉल इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो कि मैंने बताया, दिस कंटिन्यूज टिल द फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। द एग्जिस्टिंग फर्म लीव व्हेन दे फेस लॉस, ठीक है, और अगर लॉस है, मान ली लॉस कर रहा है कोई एग्जिस्ट फर्म, तो लीव करने लगेगा। एज दे लीव, आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री गो डाउन, आउटपुट धीरे धीरे कम होगा, प्राइस बढ़ेगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम है, तो प्रोडक्ट और जो लूजर्स हैं वो वाइप्ड आउट हो जाएंगे और वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे शिफ्ट कर जाएंगे। इट इंश्योर दैट देर आर नाइदर एबनॉर्मल प्रॉफिट, ना तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है ना ही एबनॉर्मल लॉस है ऑफ फर्म इन द लॉन्ग रन में ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। फिफ्थ है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, यहाँ पे उनको मार्केट कंडीशंस की परफेक्ट नॉलेज नहीं है। सेलिंग कॉस्ट क्रिएट आर्टिफिशियल सुपेरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर, आर्टिफिशियल सुपेरियरिटी कैसे क्रिएट करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, ये प्रोडक्ट अच्छा होगा क्योंकि इसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है टीवी पे, हमें वो प्रोडक्ट एक अट्रैक्ट कर रहा है, बट एक्चुअली में प्रोडक्ट के बारे में मार्केट कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज नहीं है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू इवेल्युएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि सभी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, बट एक्चुअली में प्रोडक्ट क्या है वो कंज्यूमर को खरीदेगा जब भी पता चलेगा, इसे परफेक्ट नॉलेज नहीं है उसको। एज अ रिजल्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल्दो हाईली प्राइस, या तो बहुत महंगा है, इज़ प्रेफर किया जाएगा बाय द कंज्यूमर इवन इफ अदर लेस प्राइस प्रोडक्ट्स आर ऑफ द सेम क्वालिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एडवर्टीजमेंट देख ली है, एक अट्रैक्शन हो गया उसके माइंड में, उसको वही प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे वो हाई प्राइस का क्यों ना हो, चाहे अदर वाला जो दूसरा प्रोडक्ट है वो सेम क्वालिटी का हो तब भी, इसीलिए परफेक्ट नॉलेज नहीं है कंज्यूमर को, ठीक है, वो सेलिंग कॉस्ट के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सिक्स्थ है प्राइसिंग डिसीजन। अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ नाइदर अ प्राइस टेकर नॉर अ प्राइस मेकर, ना तो प्राइस को टेक कर रहा है ना प्राइस को मेक कर रहा है, यानी ना बना रहा है। बाय प्रोड्यूसिंग अ यूनिक प्रोडक्ट और इज जेपरिंग अ पर्टिकुलर रेपुटेशन ईच फर्म हैज़ पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, यानी कि देखिए अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो अगर ज़्यादा प्राइस का बिक रहा है, यानी उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छी हुई होगी, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए बंदा ज़्यादा प्राइस भी पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वही अगर कोई और बंदा है, कोई और सेलर है, वो कम में दे रहा है, तो हम उसको प्राइस नहीं करेंगे क्योंकि उसका हमें एक माइंड पे इंप्रेशन अच्छा क्रिएटेड नहीं है। तो क्या है यहाँ पे जो प्राइस जो है ना वो डिटरमाइन कर रही है इंडस्ट्री खुद, ठीक है, प्राइस मेकर खुद ही है वो, और प्राइस टेकर जो है वो बायर खुद है, कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, खाली वो एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे उसकी बेसिस पे जा रहा है, ठीक है। तो नोबडी इज प्राइस टेकर एंड प्राइस मेकर। नॉन प्राइस कंपटीशन भी है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस के अलावा वाला कंपटीशन भी है, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉन प्राइस रेफर्स टू कंपीटिंग विद अदर फर्म्स बाय ऑफरिंग फ्री गिफ्ट्स, जैसे कि वो फ्री गिफ्ट दे दिया, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ कुछ स्कीम्स लॉन्च कर दी, तो ये होता है नॉन प्राइस, यानी प्राइस के अलावा वाला कंपटीशन। इसका भी डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रेवेन्यू, यहाँ पे आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट को बढ़ाना है, अगर सोल्ड करना है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, और जैसे प्राइस कम करेगा वैसे ही आउटपुट बढ़ेगा। यही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है, सेम कर्व है जैसे उसका था मोनोपोली का। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मेक द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, सेलिंग लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मतलब फर्म्स हैं, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट फर्म कैन सेल मोर आउटपुट, ज़्यादा आउटपुट बेच सकती है, कब? जब वो प्राइस को रिड्यूस करेगी, रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ओके। ये चीज़ हमने मोनोपोली वाले केस में भी पढ़ी थी, सेम चीज़ है। इसलिए लाइक मोनोपोली एम आर इज़ ऑल्सो लेस देन ए आर, जैसे उसमें मार्जिनल रेवेन्यू छोटा था एवरेज रेवेन्यू से, सेम केस है, सेम रीज़न है, अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ड्यू टू नेगेटिवली स्लोप डिमांड का, ठीक है। एंड ये ओलिगोपोली इज़ हमारा नेक्स्ट कॉम्पिटिशन है, मार्केट फॉर्म है। ओलिगोपोली रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन। देखिए ओलिगोपोली क्या होता है, कुछ फर्म्स यहाँ पे हैं, ठीक है, इस वाले में मोनोपोलिस्टिक वाले में मैंने गलती से फ्यू फर्म बोल दिया था, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। यहाँ पे फ्यू फर्म्स नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ठीक है, फ्यू फर्म नहीं है। अगर मैंने फ्यू फर्म बोला उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए, यहाँ पे फ्यू फर्म नहीं है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, बट ओलिगोपोली के अंदर मैं कह सकता हूँ कि फ्यू फर्म्स हैं, ठीक है, कुछ ही फर्म्स बेच रही हैं। ओलिगोपोली refers to a market situation in which there are few firms selling homogeneous, देखिए अब यहाँ पे होमोजीनियस वर्ड आ गया, होमोजीनियस सेम टू सेम प्रोडक्ट बेच रही हैं, बट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बेच सकती हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू, यानी कुछ लोगों के बीच में ही कॉम्पिटिशन है, एज देयर आर फ्यू सेलर्स, बहुत कम सेलर्स हैं,
इन द मार्केट, और एवरी सेलर जो है इन्फ्लुएंस करता है और इन्फ्लुएंस होता भी है दूसरे के बर्ताव से, दूसरे के उसके स्टेप्स से, ठीक है। जैसे कि ऑटोमोबाइल की मार्केट यानी कार की मार्केट, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टाटा हो गया, ठीक है। ये जो मान लीजिए लेट सपोज दो हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के प्राइस को इन्फ्लुएंस करेंगे, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी होंगे। सीमेंट में देखिए अंबुजा सीमेंट है और बांगर सीमेंट है, तो ज़्यादा नहीं है ना फॉर्म, 2 ही 3 फॉर्म्स हैं इसकी जो बेच रही हैं सीमेंट। स्टील में टाटा आयरन एंड स्टील है, और जमशेद है, और डिफरेंट जितने भी आयरन स्टील की कंपनीज है, ठीक है। सेल हो गई, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो ज़्यादा फॉर्म्स नहीं हैं, बहुत कम फॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरी लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। इस वजह से ना बहुत कम फॉर्म्स है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। एल्यूमिनियम की हो, देखिए स्टील का प्लांट हर कोई नहीं खोल सकता, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जैसे कि गवर्नमेंट की हो गई सेल कंपनी, ठीक है, और रिलायंस हो गई, और टाटा इंडस्ट्रीज़ हो गई आयरन की, ठीक है। तो ये डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। फ्यू फॉर्म्स हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। सीमेंट के केस में मान लेते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज, मारुति सुजुकी हो गई और टाटा हो गई, तो बड़ी फॉर्म्स है, ज़्यादा कैपिटल लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और इसलिए इनको ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट यानी ओलिगोपोली कहते हैं, और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट भी कह सकते हैं। कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे ओलिगोपोली के, फ्यू फॉर्म्स हैं, कुछ फॉर्म्स है, ज़्यादा नहीं है। अंडर ओलिगोपोली देयर आर फ्यू लार्ज फॉर्म्स, देखिए यहाँ पर लार्ज बात हो गई ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है यहाँ पे। ईच फॉर्म प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाता है ऑफ द टोटल आउटपुट को बहुत एक अच्छा खासा पोर्शन बनाता है वो फॉर्म। देयर एग्जिस्ट सीवियर कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्पिटिशन है अमंग डिफरेंट फर्म्स। एट ईच फर्म ट्राई टू मैनिपुलेट बोथ द प्राइस एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू आउटस्मार्ट ईच अदर, ठीक है। तो एक दूसरे से कंपटीशन है अच्छा खासा फ्यू फर्म्स का। इंटरडिपेंडेंस भी है, फर्म्स अंडर ओलिगोपोली आर इंटरडिपेंडेंट। कैसे? इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट एक्शन ऑफ वन फर्म अफेक्ट्स द एक्शन ऑफ अदर फर्म्स। लेट सपोज जियो और एयरटेल का केस लेते हैं, जियो एयरटेल वोडाफोन, ये क्या है, ओलिगोपोली। तीन फर्म्स हैं यहाँ पे, देखिए जियो एयरटेल एंड वोडाफोन। तो क्या होगा ना, जब जियो अपने प्राइसेस को कम करेगा ना, तो एयरटेल को भी कम करना पड़ेगा, वोडाफोन को भी कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा यार? क्योंकि अगर जियो ने कम कर दिया, एयरटेल और वोडाफोन ने नहीं कम किया, तो सारे लोग जियो पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए इन लोगों को एक साथ प्राइस कम करना पड़ेगा। अगर बढ़ाएगा दोनों को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा ना, ये क्या करते हैं ना, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट यानी एक का एक्शन दूसरे को इफेक्ट करता है। तो ये कभी कभी ना कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेल का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्राइस को फिक्स कर देते हैं, कहते हैं कि हम जो प्राइस रखेंगे तुम भी वही रखो, तुम भी वही रखो, ताकि हमारा जो कंपटीशन है वो ना इंक्रीज हो, ठीक है। तो कभी कभी ये कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेल, ये देखिए, इसको कहते हैं कार्टेल, ठीक है। तो कार्टेल जो है नेगेटिव होता है, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट है कार्टेल के। कार्टेल को नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फर्म्स करती हैं। ओलिगोपोली में होता है ऐसा। तो अ फर्म कंसिडर्स द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म्स, कि राइवल फर्म क्या एक्शन ले रही है, उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। वाइल डिटरमाइनिंग इट्स प्राइस, उसका अपने प्राइस डिटरमाइन करते हुए, आउटपुट लेवल को डिटरमाइन करते हुए। अ चेंज इन आउटपुट और प्राइस ऑफ वन फर्म इवोक्स रिएक्शन फ्रॉम अदर फर्म्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट। उसके जो ऑपरेटिंग हो रही है ना मार्केट में कोई अदर फर्म, उस पर भी अफेक्ट करता है। थर्ड है नॉन प्राइस कंपटीशन। देखिए, प्राइस के अलावा वाला भी कंपटीशन है। अंडर ओलिगोपोली फर्म्स आर इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। दे ट्राई टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन, वो प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करती हैं। क्यों? मैंने अभी बताया, अगर वो प्राइस कंपटीशन रखेंगे ना, तो वो जीरो पे आ जाएंगी। जैसे कि अगर जियो है, उसने अपना प्राइस कम किया, तो एयरटेल भी कम करेगी, ठीक है, वोडाफोन भी कम करेगी, ठीक है। फिर वापस सेम लेवल पे, फिर जियो फिर कम करेगी, फिर एयरटेल फिर कम करेगी, फिर वोडाफोन फिर करेगी, फिर जियो फिर कम करेगी। तो ऐसे तो ये धीरे धीरे प्राइस कम करते रहेंगे और एक बार 0-0 पे आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, वो अवॉइड करते हैं प्राइस कंपटीशन को। प्राइस कंपटीशन नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं। नॉन प्राइस कैसे? गिफ्ट दे दिया, ठीक है, जैसे प्राइस देखिए, दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्राइस रिजिडिटी, प्राइस को फिक्स करके रखेंगे, रिजिड करके रखेंगे। वो सिचुएशन इन विच प्राइस टेंड टू स्टे फिक्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। डिमांड सप्लाई में कितना भी फर्क हो, वो प्राइस को फिक्स रखते हैं। वो क्या करते हैं, नॉन प्राइस, जैसे गिफ्ट दे दिया, कोई स्पेशल उसमें स्कीम दे दी, कुछ दे दिया, ये यानी नॉन प्राइस के अलावा वाला कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं, बट प्राइस वाला कंपटीशन नहीं करते वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनको अफेक्ट करता है लॉन्ग रन में। फोर्थ है बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स,
यानी कि फर्म्स की जो एंट्री है ना वो बहुत कम है। मतलब क्यों फर्म क्यों नहीं एंटर कर सकती? जहाँ पे मैंने बताया था बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट लगती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। देखिए, द मेन रीज़न फॉर फ्यू फर्म्स अंडर ओलिगोपोली इज बैरियर विच प्रेजेंट एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। क्यों इनटू द इंडस्ट्री? क्या है? पेटेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल, जैसे मैंने बताया था, कंट्रोल ओवर क्रुशियल रॉ मटेरियल, बड़े रॉ मटेरियल बहुत क्रुशियल है, उसके ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है, आर सम ऑफ द रीजंस विच प्रिवेंट न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री। यस, इसलिए न्यू फर्म जो है एंटर करना मुश्किल है इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना पैसा नहीं होता हर फर्म के पास, इतनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं होती। मान लीजिए गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जो है सेल चला रही है, ठीक है, क्यों कैसे चला पा रही है? यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसे चला पा रही है? बिकॉज इनके पास इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो कर सकते हैं, वो क्रूशियल रॉ मटेरियल्स को खरीद सकते हैं, बाहर से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बैरियर है एंट्री में, ठीक है। अब एक लास्ट केस है जैसे ड्यूओपोली। ड्यूओपोली भी ओलिगोपोली की तरह होता है। ओलिगोपोली में जैसे कि कुछ फर्म्स होती हैं ना, 2 या 2 से ज़्यादा। ड्यूओपोली में खाली 2 फर्म्स होती हैं, 2 फर्म्स ऑपरेट करती हैं। जैसे आपको नाम से पता लगा ड्यू, 2 फर्म्स, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है ऑफ ओलिगोपोली इन विच देयर आर एग्जैक्टली 2 सेलर्स, 2 सेलर हैं। अंडर ड्यूओपोली इट इज़ एज्यूम्ड दैट द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द 2 फर्म्स इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम टू सेम है, बट देयर आर नो सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। बट एक दूसरे को मतलब देखिए मैं देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर इट, उसके अलावा कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। बट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है बट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि पेप्सी और कोको कोला, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में आप पेप्सी भी ले सकते हो, आप कोको कोला भी ले सकते हो, दोनों का पर्पस सेम है, सॉफ्ट ड्रिंक है, और यही दोनों हैं। ड्यूओपोली में 2 ही फॉर्म्स है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, जैसे कि अगर हम लें, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में, क्योंकि हमें 2 ही नाम याद रहते हैं, एक तो पेप्सी है तो कोको कोला। तो इस केस में कह सकते हैं कि प्रोडक्ट तो होमोजीनियस है बट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ब्रांडिंग की वजह से, पैकेजिंग की वजह से, इन सब की वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जितने भी मार्केट फॉर्म्स हैं उसको अच्छे से क्लियर कर लिया है। ड्यूओपोली को कर लिया है हमने, ओलिगोपोली को देख लिया है हमने, देखिए मोनोपोलिस्टिक फर्म को देख लिया है, मोनोपोलिस्टिक फर्म को, उसके कर्व को अच्छे से कर लिया है, ठीक है। एंड हमने मोनोपोली को भी अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। और हमारा परफेक्ट कंपटीशन तो हमने सबसे पहले किया ही था, ठीक है। तो हमने मार्केट फॉर्म्स के ऑल पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस कर दिया है। एंड मेरी तरफ से चैप्टर 10 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ओनली 1 चैप्टर, ठीक है, 1 चैप्टर लेफ्ट है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो इससे अगली वीडियो में है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल चैप्टर नंबर 11 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड उसके बाद हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, अगली वीडियो को भी देखिए, और जो आपको टॉपिक क्लियर नहीं हुए उसके रिगार्डिंग आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, आप कमेंट में भी पिन डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आई विल अपलोड द नोट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल, ओके। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।